बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जव्वाद फैज़ी। नाज़रीन, जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ भी ये बात हुई कि बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से, जहाँ वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ पहले सऊदी अरब के दौरे पर गए, फिर सऊदी अरब से आला सतही वफूद आए और बहुत सारे शोबाजात में इन्वेस्टमेंट की बातें हुई, मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। अब फिर वज़ीर आज़म सऊदी अरब जाएंगे और उसके बाद सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म जनाब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे और मज़ीद जो चीज़ें बेहतरी की जानिब जा सकती हैं उसकी तरफ बढ़ा जाएगा। उधर ईरान के सदर जनाब डॉक्टर इब्राहिम रईसी वो पाकिस्तान के दौरे पर, और उन्होंने इस्लामाबाद में जहाँ सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म से मुलाकात की, मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए और तजारती हुजम को 10 अरब डॉलर तक पहुँचाने की बात की गई। वहाँ वो लाहौर और कराची के दौरे पर भी पहुँचे और वहाँ पे भी उन्होंने मुलाकातें की। और उनका ये कहना था, लाहौर में जाके मेरा दिल करता था कि बड़े इज्तिमा से यहाँ खिताब करूँ, मुझे लाहौर में अजनबियत महसूस नहीं हो रही। इसी तरह कराची में जाके बानी पाकिस्तान कायद आज़म अलैहिर्रहमा उनके मज़ार पर वो गए और वहाँ जाके भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, अकीदत, बरादराना ताल्लुकात का इजहार किया। इसी तरह देखा जाए तो पाकिस्तान की अहमियत बैनुल अक़वामी सतह पे मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत ख़बरें आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि कहा जा रहा है कि बानी PTI की अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी, उनको जी पता नहीं क्या ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। उस पर हमारे वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ये कहना था कि बुशरा बीबी की रिपोर्ट्स कहती हैं वो सेहतमंद हैं। तो फिर ये क्या कहानी क्या है? और उसके साथ फिर उनका ये भी कहना था कि सिपा सालार हों या हमारे दिफाई इदारे हों, उनके ख़िलाफ़ जो मज़मूम मुहिम चलाई जाती है उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। आखिर जब भी हम टेक ओवर करने लगते हैं, जब भी मुआशी पहिया हमारा तेज़ी से घूमने लगता है, तब कोई ना कोई रखना डालने की कोशिश ज़रूर की जाती है। वो चाइनीज़ सदर के आने पे यहाँ कब्रें खोदी जा रही हों, कफन लहराए जा रहे हों, धरने दिए जा रहे हों, या फिर जब भी अब भी हमने ये देखा कि जब वफूद आ रहे थे तो 80 अंज कर देंगे और KPK से आवाज़ें आती हैं 9 मई के सानिया के जो ज़िम्मेदारान हैं या मुल्ज़मान हैं उनको एक एक करके छुड़वा लिया जाएगा। आखिर हम जाना किस तरफ जाते हैं, इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली जनाब अंजुम वकील ख़ान। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके आने का। हमारे साथ MQM के मरकज़ी रहनुमा जनाब रेहान हाशमी, बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब आपके वक्त देने का। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से सीनियर रहनुमा और सेनेटर जनाब दिनेश कुमार, बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपके वक्त देने का। अंजुम वकील ख़ान साहब, ये क्या है जब भी हम बढ़ने लगते हैं क्यों हमें फिर से वो बीमार हो गया है दिया जा रहा है और अब तारड़ साहब तो कह रहे हैं कि सारी रिपोर्टें तो अच्छी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि जब 2013 में हमने हुकूमत ली थी तो उस वक्त मुल्क के हालात क्या थे। उस वक्त भी दहशत गर्दी अरूज पर थी, उस वक्त भी महंगाई अरूज पर थी, उस वक्त भी लोड शेडिंग आसमान पे थी। लेकिन अल्लाह ताला फज़ल करम से हमने ना सिर्फ इन चीज़ों से मुल्क को नजात लाई बल्कि मुल्क को आगे लेकर गए। उस वक्त जब हमसे हुकूमत जबरन छीनी गई उस वक्त पाकिस्तान की GDP 5.8 थी। अब अल्लाह ताला के फज़ल करम से दोबारा जब हमने जमहूरी सफ़र शुरू किया है तो अगरचे जब से इमरान खान की हुकूमत आई थी, आप जानते हैं कि हम 2016 में IMF के पास दोबारा चले गए थे। 2016 में निजात हासिल कर ली थी और 2018 के बाद हम दोबारा IMF के पास अपने मुल्क की गिरवी रख दिया और ख़ुदकुशी भी नहीं की और मुल्क को एक बड़े कर्जे के उसमें फंसा दिया। लेकिन ये आप देखें कि उतना कर्जा लेने के बाद मुल्क के लिए 4 साल उन्होंने किया क्या, उन्होंने क्या कोई एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट बता दें जो मैं और आज आप बैठ कर यहाँ जिक्र कर सकें कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए ये बुनियाद रखी, ये बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया। कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया और मुल्क को कर्ज़ों में फंसा कर रख दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी हुकूमत शुरू हुई है, आप देखते हैं कि एक दफ़ा फिर न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर जो मालिक हैं उनका एतमाद मुल्क में बहाल हुआ। और आप देख रहे हैं कि अब जिस तरह चाइना ने हमारे साथ एक दफ़ा फिर इन्वेस्टमेंट करने का इरादा किया है और जिस तरह सऊदी अरब से वफद यहाँ पर आ रहे हैं और बाहरी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं और 10 बिलियन से लेकर 40 बिलियन तक जा सकती है, इंशाल्लाह जाएगी इंशाल्लाह। और इसी तरह अब ईरानी
صدر آ گئے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ جو آج ہماری ان کے ساتھ ٹریڈ 2.5 بلین کی ہے، انشاءاللہ ان کا بھی خیال ہے کہ یہ 10 بلین تک جائے گی۔ اسی طرح چائنا میں بھی ہمارے وزیر اعظم پاکستان انشاءاللہ جلد جا رہے ہیں، اس کے بعد چائنا کے وفد یہاں آئیں گے، تو ایک دفعہ پھر وہ جو پاکستانی عوام سے خوشیاں چھینی گئی تھیں، پاکستانی عوام کو محروم کر دیا گیا تھا، آج پھر وقت آ گیا ہے کہ انشاءاللہ میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ملک پھر آگے چلنا شروع ہو گیا ہے۔ اور اس میں ایسے لوگوں کی جو میں تو کہتا ہوں اسٹیٹ کے خلاف جو کام کرنے والے ایکٹر ہیں، آپ پہلے بھی جانتے ہیں 9 مئی کا واقعہ، اور پھر اب آپ دیکھیں کہ کوئی فرق نہیں ہے 9 مئی کے واقعے میں، اور کوئی فرق نہیں ہے جو اب چائنیز کو آپ کے سامنے وہاں شہید کیا گیا ہے۔ اسی طرح اب ہمارے کسٹم کے افسروں کو جس طرح نشانہ بنایا گیا، اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ بس سے اتار کر 9 پاکستانیوں کو قتل کیا گیا، ایک سازش ہے ملک کے خلاف، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جماعتیں بھی میں ان کا پورا حصہ ہے جو ملک کو مستحکم نہیں ہونے دیتے، ملک میں امن نہیں آنے دیتے۔ ملک کی جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل مل کر بیٹھ کے دیکھیں، لیکن میں آج کے اجلاس میں اور کل کے اجلاس میں ایک اچھی فضا پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن نے اچھا کردار ادا کیا ہے، اور پرامن طریقے سے وہ بیٹھی ہیں اور اجلاس سنا ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ دیر آئے درست آئے، آج بھی اگر ان کو عقل آ گیا ہے کہ ملک جن حالات میں دوچار ہے، ملک جس طرح معاشی مسائل ہیں، اور یہ سب پوری دنیا جانتی ہے، پورا پاکستان جانتا ہے کہ ان معاشی مسائل سے نکالنے کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی پارٹی کے پاس حل ہے، وہ مسلم لیگ نون ہے۔ ملک کو باقی جماعتوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آخر میں یہ پوچھوں گا کہ اگر اپوزیشن نے اچھا کردار ادا کیا ہے تو عوام کے ذہنوں میں جو چیزیں ہیں وہ بھی میں دوبارہ آتا ہوں۔ ریحان ہاشمی صاحب، جس طرح انجم وکیل خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج چلیں دیر آیت درست آیت، لیکن یہ جو ہم نے دماغوں کے اندر ڈال رکھا ہے طرز تخاطب، طرز جو ہے وہ تکلم، اس کو کیسے منیمائز کریں گے، نارملائز کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، خاص طور پر جو امیج کا تعلق ہے، اگر ہم امیج کی بات کرتے ہیں بین الاقوامی طور پہ اور اندرون خانہ بھی، تو بدقسمتی سے گزشتہ چند سالوں میں یہ ابے تبے کی غیر پارلیمانی سیاست کا رجحان پیدا ہونا اور اس کا فروغ اس کو حاصل ہونا، اسی طرح بین الاقوامی طور پر پاکستان کے امیج کو ڈسٹورٹ کرنا، اور بہت سارے ایسے واقعات آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں روزمرہ کی زندگی میں بھی، اور جو ہمارے جاننے والے اوورسیز بھی ہیں وہ بھی بڑے دکھ کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے امیج کو ڈسٹورٹ کیا گیا ہے، کوئی ملک کا، کسی بھی ملک کا باشندہ اپنے ملک کی برائی اس طرح کرتا ہوا نظر نہیں آتا جس طرح انہوں نے رجحان پیدا کر دیا ہے۔ دیکھیں، تو یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس قسم کے اقدامات کون کر سکتا ہے؟ آپ کا دشمن جو چاہتا ہے وہی تو ہو رہا ہے، یہ جو آپ کا بدترین دشمن چاہ رہا ہوتا ہے آپ کے لیے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے، باریک بینی سے اگر ہم دیکھیں تو کہیں ہمارے دشمنوں کے ایجنڈے پہ ہی کام نہ کر رہے ہوں یہ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج سے 30-35 سال پہلے ڈاکٹر اسرار کی دی جانے والی تقریر یا حکیم سعید کا جاپان بلکہ ریحان بھائی 60 کی دہائی میں شورش کشمیری کا بہت کچھ لکھ جانا۔ جی بالکل، جاپان کہانی میں حکیم سعید صاحب کا لکھ دینا، کیا اس بات کا اندیا نہیں تھا آج سے کئی دہائیوں پہلے کہ یہ کوئی بین الاقوامی سازش ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان کی عوام اور ریاست کا ایک ساتھ چلنے والا سلسلہ ختم کرنے کے لیے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا بڑے گرینڈ پیمانے پہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں؟ تو یہ بہت باریک بینی سے دیکھنے کی بات ہے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ باشعور انداز میں دوست اور دشمن کی تمیز کریں۔ کیا کسی بھی سیاسی پارٹی کی سیاست اس کے اقتدار کے محور کے گرد ہی گھومنا چاہیے؟ اگر آپ 2018 میں جس طریقے سے لائے گئے اور جس طریقے سے مسلط کیا گیا آپ کو، تو چاہتے تھے کہ کیا اسی طریقے سے پشت پناہی کے ساتھ آپ کو دوبارہ مسلط کیا جاتا اور آپ کو اقتدار نہیں ملا
تو آپ اس کا بدلہ ریاست سے لیں گے, آپ ملک سے لیں گے, آپ اس کی اقتصادی ترقی کو روک کر لیں گے, آپ پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائز کر کے لیں گے, آپ فورن ڈیلیگیٹس کے سامنے ملک کا تمسخر اڑا کر کریں گے, آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کو روک کر کریں گے. تو یہ بدلہ کس سے لے رہے ہیں آپ ملک سے لے رہے ہیں. اگر آپ کو سیاست کرنی ہے تو آپ کا اقتدار کے گرد سیاسی یہ تماشا نہیں ہونا چاہیے تھا. بدقسمتی اللہ کرے کہ چیزیں بہتر ہوں. ان کو میرا خیال ہے کہ تھوڑے سے پڑھے لکھے پارلیمانی رجحان کی ضرورت ہے, اور بہت باریک بینی کے ساتھ دیکھا جائے تو ایجنڈا بھی چیک کرنا پڑے گا کہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اس پہ نظر رکھنی پڑے گی. دنیش کمار صاحب یہ فرمائیے گا, میں نے جو ایک ہی سوال ہے کہ کس طرح ہم حدتوں کو, شدتوں کو, اختلافات جو دشمنی پہ مبنی ہم نے پیدا کر لیے ہیں, کس طرح اس کو کم کریں گے, اور اس میں پارلیمنٹیرینز کا کیا کردار ہے, اور پھر ہر طبقہ کے جتنے بھی اکابرین ہیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل جی, آپ دیکھیے آج کا ہی آپ دیکھ لیں کہ واقعہ کہ بشرا بی بی کے حوالے سے, بیماری کے حوالے سے ایک طوفان برپا ہے سوشل میڈیا پر. تو اس کا تو بہت ہی آسان حل تھا, ہماری چاہے اپوزیشن ہو یا حکومت, آپ بقول آپ کہیں کہ پارلیمنٹیرین کو اگر یہ حل کرنا ہے تو ہمارے پاس پارلیمنٹیرین ڈاکٹر بھی ہیں, جو پی ٹی آئی کے بھی ہیں, نون لیگ کے بھی ہیں, اور دوسری پارٹیوں کے بھی ہیں جو پارلیمنٹیرین ہیں. ان کا ایک بنا دیتے تو جاتے, اور اگر کسی کو کسی قسم کا تھا تو میرے خیال میں یہ حل ہو جاتا, کسی کو اس پر اعتراض نہ ہوتا. اب وہ اپنی پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہے گورنمنٹ اپنی, تو اس سلسلے میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیوں پارلیمنٹ کو اس میں نہیں لا رہے. اور اگر ہم پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے کہیں تو جس طرح سے ہمارے موجود کہ ابھی آج سے پی ٹی آئی ایک تھا, وہاں پر اپوزیشن کا رویہ بہت اچھا رہا, تو ہم اس رویے کو ویلکم کریں اور انہیں کہیں ملک کے لیے ملک بیٹھے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کے بجائے اب جو ایک معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے, اور اسی طرح سے ڈالر کا ریٹ کافی حد تک کنٹرول ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ 5-6 دنوں میں ہی 5-6 روپے ہمارا روپے کی قدر بڑھی ہے. یس جی, اس حوالے سے اب میں آپ کو بتاؤں سعودی عرب کی جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, سعودی عرب کا فوکس ہے بلوچستان کے اوپر. بلوچستان میں ریکوزک سے وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں, بلوچستان میں ایگریکلچر کے حوالے سے انہوں نے کام سرمایہ کریں. تو آپ یہ سوچیں کہ بلوچستان میں ایک خوشحالی آ جائے گی. اسی طرح سے ایران نے کہا ہے کہ ہم بلوچستان کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کریں گے, مال کے بدلے مال, اور وہاں سے گیس پائپ لائن کا. تو بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے, پاکستان کی ترقی کا راستہ بلوچستان سے. اگر یہ سرمایہ کاری بلوچستان میں آتی ہے تو آپ یقین جانیں کہ بلوچستان میں یہ جو بدامنیاں ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی, اور بلوچستان سے ہی پاکستان کا تمام قطع ختم ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنہری موقع ہے, ہمیں تمام اختلافات ایز اے پارلیمنٹرین بلا کر ہم ایک جگہ پر بیٹھے اور پاکستان کے لیے سوچیں. یہ موقع ہمیں بار بار نہیں ملے گا فیضی صاحب. ہمیں اگر ہم نے اس موقع کو کھو دیا اور اپنی انا پرستی کی سیاست جاری رکھی, اور یہ معمولی باتوں پر ہم نے پوائنٹ اسکورنگ کی کہ لوگ وہاں بنی گالا پہنچ جائے, وہاں خدا نہ خواستہ بشرا بی بی ہمارے لیے نہایت ہی قابل احترام ہے, بہت ہی قابل احترام ہے کہ وہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ کی شریک حیات ہے. اس مسئلے کو ہم افہام تحفظ سے حل کر سکتے تھے. اس طرح سے نہیں کہ وہاں سے بھی الزام تراشی, حکومت سے بھی کوئی یہ مسئلہ نہیں تھا. مگر پتہ نہیں کیوں ہم نے وہ نہیں ہے کہ ہم 2 قدم آگے جاتے 4 قدم پھر پیچھے جاتے. میری یہی ہے کہ ہم مل کر یہ سلسلہ ترک کرنا ہوگا, یہ سلسلہ. انجم وکیل خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما بات کر رہے ہیں, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے, اور سنی اتحاد کونسل کی کے پی کے میں حکومت ہے, یہ بہترین موقع نہیں ہے کہ اپنی کارکردگی کے بل بوتے پر بتایا جائے اور سبقت کی دوڑ میں شامل ہوا جائے بہتریوں کے لیے, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہیں؟ بھائی صاحب, اس میں اب میں تو سمجھوں گا عوام کو کافی حد تک شعور آ گیا ہے. عوام نے 2018 میں پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا, اور 2017 سے لے کر 22 تک جو ان کی کارکردگی کی وہ ان کے سامنے آ گئی. اور پھر اب دوبارہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں بھی لوگوں نے کسی حد تک پی ٹی آئی کی حمایت کی ہے, لیکن اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا ایوان کے اندر رویہ ہے, جو رویہ انہوں نے اختیار رکھا ہے,
اس کو لوگوں نے پسند نہیں کیا، اور اس کی ناپسندیدگی کا اظہار انہوں نے ضمنی الیکشن میں کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو شاید ایک آدھ سیٹ ملی ہے، ادروائز تمام سیٹیں دوسری پارٹیوں نے جیتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے بھائی کو ملی گئی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا ان پہ عدم اعتماد ہے، جنہوں نے ان کو بھیجا ہے کہ آپ جائیں اسمبلی میں۔ یہ اسمبلی میں جو پارلیمنٹری میں جو ہے پورا پاکستان ہے، کیونکہ پورے پاکستان کے یہ نمائندے ہیں، تو ہماری نمائندگی جا کے وہاں کریں، وہاں پاکستان کی نمائندگی کریں، وہاں ہمارے مسائل ڈسکس کریں، ان کا حل بتائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اچھی خاصی ووٹ پی ٹی آئی نے لی ہے، اور وہ اپنے لوگوں کی نمائندگی کیسے کر رہے ہیں احتجاج کے ذریعے اور اللہ گلہ کے ذریعے، تو وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور بالخصوص آپ نے صدر کے خطاب پہ دیکھا کہ جس طرح انہوں نے اپنی میں تو کہوں گا کہ جعلیت کا مظاہرہ کیا ہے، ایک غلط میسج دے کر، انٹرنیشنل کمیٹی وہاں پر موجود تھی، ان کو دے کر بھیجا ہے۔ یہ ان کو احساس ہونا چاہیے تھا۔ ویسے تو کہتے ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن چلو میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، اور جن لوگوں نے ان کو الیکٹ کر کے بھیجا ہے ان کے اعتماد پر اتریں، پاکستان کے مسائل ڈسکس کریں۔ دیکھیں جی، ہمیشہ دو پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک پارٹی حکومت میں ہوتی ہے، ایک اپوزیشن میں ہوتی ہے۔ صحیح، پچھلی دفعہ ہم اپوزیشن میں ہوتے، پر جس طرح بھی لایا گیا اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ہم نے کون سا نیگیٹو کردار ادا کیا ہے۔ اس دفعہ وہ اگر اپوزیشن میں آئے تو ان کو چاہیے کہ ثابت کریں کہ اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ مثبت تنقید کرنا، حکومت جو غلط کام کر رہی ہے اس کی نشاندہی کرنا اور بہتری کے لیے تجاویز دینا، بجائے اس کے کہ وہ میں نہ مانوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسپیکر صاحب نے جو 2 بندوں کو سسپینڈ کیا ہے، یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، اور بڑے نابادل خواستہ انہوں نے کیا ہے کہ جو انہوں نے صدر کے خطاب کے دوران اور بالخصوص جو انٹرنیشنل کمیونٹی بیٹھی تھی ان کو جو میسج دنیا میں دے کر بھیجا ہے وہ کسی طرح قابل برداشت نہیں تھا، لیکن وہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نہیں، پھر ویسے جب ان کو اکٹھا کیا جائے گا کہ میرا نچنے نو دل کرتا ہے تو پھر وہ باجی بجائیں گے نا۔ دیکھیں جی، باجے بجائیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم دنیا میں ملک کا بینڈ باجا، ہم نے اب لڑائی ملک کے اندر، ملک کا بینڈ باجا نہ بجائے، ہماری لڑائی گھر کے اندر ہے، یہ تو ملک کا بینڈ باجا باہر۔ اب کیا میسج دے کر بھیجا آپ نے کہ آپ کتنی مذہب پارٹی ہیں، کتنی مذہب جمہوریت ہے یہاں پہ۔ تو اب اگر تو ہم نے سروائیو کرنا ہے، یقین کریں جمہوریت سے بہتر کوئی بھی راستہ نہیں ہے کہ ملک آگے جائے، اور اس میں ہمیں مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ ایسا وقت ہے کہ اگر پہلے ہم 10 گھنٹے کام کرنا چاہتے تھے تو اب ہمیں 20 گھنٹے کام کریں، کیونکہ جس دلدل میں پاکستان پھنسا ہے، معاشی حالت ہماری خراب ہے، ہمارے امن و امان کے حالت ہماری خراب ہے، ہمارے بارڈر کے حالات وہ آپ کے سامنے ہیں، دہشت گردی پھر ایک دفعہ سر اٹھا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ پھر ایک دفعہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ تمام مسائل کو ہم میں مل کر اگر ٹیکل کریں، یقین کریں لوگوں میں ٹیلنٹ ہیں، لیڈرشپ چاہیے۔ اور لیڈرشپ دیکھیں اس میں لیڈرشپ نہیں کہ حکومت لیڈرشپ ہوتی ہے، اپوزیشن بھی جو اپنے لوگوں سے لوگ الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں ان کا بھی کردار ہوتا ہے کہ حکومت کی پالیسیوں کے جا کے اپنے علاقوں میں تعارف کرائیں، ان کو چلائیں، ان کو کامیاب کریں۔ تو اس طرح قوم کی عادت بدلتی ہے۔ دیکھیں اب تو ہمیں ایک وارڈ میں جا کر اپنے لوگوں کو جگانا ہے اور ان لوگوں کو کسی نہ کسی کام پہ لگانا ہے تاکہ ملک آگے جائے۔ تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا جی کہ بجائے اس کے رونے کے اور بجائے اس کے کہ ہر دفعہ آپ جھوٹ ہی بولتے رہیں، کوئی آپ باجے ہی بجاتے رہیں، اب یقین کریں اگر یہ باجے اس طرح بجتے رہے تو ملک کا باجہ بج جائے گا۔ اللہ نہ کرے۔ مجھے بڑا یقین ہے اپنی حکومت پہ، اپنی لیڈرشپ پہ، میاں نواز شریف صاحب پہ، میاں شہباز شریف صاحب کے، کہ انہوں نے پہلے ہی بڑی سے مشکل وقت میں ملک کو کرائسس سے نکالا، اور ان حالات میں ہم نے ایٹمی دھماکے کی جب ہم پر سینکشن لگا دی گئی تھی، ان کا ہم نے مقابلہ کیا۔ اب اس وقت میں سمجھوں اس جتنا برا حالات نہیں ہے، لیکن درونی حالات اتنے خراب ہیں کہ ان کو ہم نے مستحکم کر لیں تو ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ریحان ہاشمی صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ کراچی میں بھی ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال لیا آپ لوگوں نے اور وہ باز ہی نہیں آ رہے، احتجاج اور رولا رپا کی کرنا ہے پایا نا۔ دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے کہ وہ نہ صرف احتجاج کرے پرامن طریقے سے، اپنا لیگل رائٹس استعمال کرے، تو یہ ان کا حق ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو ان کے پاس سیاست کرنے کے لیے بچا کیا ہے؟ تو لیٹ دیم ڈو وٹ دے وانٹڈ ٹو۔
जहां तक बात बची तो आप पॉलिसीज की बात करें ना, और खास तौर पे फॉरम ऑफ द हाउस आप करते क्या हैं? ऐसी पॉलिसीज या ऐसे कानून साजी की तरफ जाते हैं या उस पर मुबाहिसा करते हैं जो कि मुल्क के लिए दूररस नताइज पैदा करे। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थ्रू आउट मुख्तलिफ औकात में और हालिया दिनों में भी जब मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा मुआहदा हुआ तो हमने नेशनल पॉलिसी डिवाइस करके मुस्लिम लीग नून के सामने रखी जिसमें चीदा चीदा नुकात थे। उसमें हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को सही मायने में रूट लेवल डेमोक्रेसी देनी है तो आपको लोकल बॉडीज जो कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है उसको मजबूत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ना करें लेकिन एनएफसी नेशनल फाइनेंस कमीशन की रकम लेते जाएं और उस रकम को डेलीगेट ना करें निचली सतह पर। कोई ना कोई डिवाइस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कानून साज के इदारे यानी पार्लियामेंटेरियंस के जरिए डेवलपमेंट के काम करें। बल्कि इलेक्शन में तो आपका 1 पॉइंट एजेंडा भी था। कराची जब आया तो मुझे जितने भी आपके अकाबरीन मिले, खालिद मकबूल साहब भी, फारूक सत्तार साहब, जितने भी मुस्तफा कमाल और आपके जलसों में मैं गया तो वहाँ एक ही था कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको बाइख्तियार बनाया जाए। जी जनाब, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उसमें ना सिर्फ लोकल बॉडीज के हवाले से बल्कि डेवलपमेंट के काम के हवाले से वो तो निचली सतह तक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब मुबाहिसा ये होना चाहिए कि जनाब जो माइंडसेट ये कहता है कि पार्लियामेंटेरियंस के जरिए डेवलपमेंट का काम करवाएं तो उन पे सवालिया निशान होना चाहिए। वो उस पर मुबाहिसा होना चाहिए कि जनाब आप क्यों चाहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस के जरिए काम हो। पार्लियामेंटेरियंस का काम तो कानून साजी है। मुबाहिसा ये होना चाहिए कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की रकम निचली सतह तक क्यों नहीं जा रही और क्या जो सूबे निचली सतह तक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड नहीं कर रहे तो क्या उनको एनएफसी भी मिलना चाहिए। मुबाहिसा ये होना चाहिए कि हमारे पास एग्रीकल्चरल रिफॉर्मेशन की जरूरत है या नहीं है। हम एग्रेरियन सोसाइटी हैं, हमारी इकोनॉमी बेस करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, तो क्या एग्रीकल्चरल रिफॉर्मेशन या लैंड रिफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर इस पर मुबाहिसा नहीं हो रहा तो क्या ये हम समझ लें कि क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स का तसल्लुत है असेंबली में तो शायद वो नहीं चाहते। इस पे मुबाहिसा होना चाहिए। मुबाहिसा इस पे होना चाहिए कि इंपोर्ट पॉलिसी क्या होनी चाहिए और एक्सपोर्ट पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेट इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, लोकलाइजेशन की चीजें हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की है। जिस तरह आज हालिया दिनों में मुख्तलिफ वफूद जो आ रहे हैं और विटनेस कर रहे हैं, उम्मीद ये है कि अगर मुल्क में स्टेबलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम होगा, अमन व अमान देखेंगे तो ऑफ कोर्स वो इन्वेस्टमेंट की तरफ भी रगबत पैदा होगी उनमें। अब ये पॉलिटिशियन का काम है, पॉलिटिकल पार्टीज का काम है और उन ऐसे नाखबर अंदेशों का काम है कि भाई होश के नाखुन लें और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के ऊपर बात करें। मुबाहिसा तो ये भी होना चाहिए क्योंकि हम 5 ईयर प्लान या 10 ईयर प्लान पे क्यों नहीं जा सकते। हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग के बजाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर फोकस करें। यकीनन यही होना चाहिए। यस, तो ये अमूमी तौर पे बहस क्यों नहीं चाहिए। बदकिस्मती से ये जो मैंने आपको नुकात बताए हैं, चंद नुकात, इसके बिल्कुल बरक्स फॉरम ऑफ द हाउस जो बातें हो रही हैं वो मज़ाक़ खेज हैं। वो अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए पॉइंट स्कोरिंग की बातें हो रही हैं। वहां पर ये मुबाहिसे नहीं हो रहे। वहां पर ये मुबाहिसे हो रहे हैं कि कौन कब रिलीज होगा, 9 मई में इन्वॉल्व थे या नहीं थे। अगर थे तो भाई उनको कैफिर किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा, होता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा। सही ये देखिए, यकीनन अक़वाम और ममालिक जो होते हैं वो शख्सियात तो बहुत नीचे होती हैं। जी दिनेश कुमार साहब, आप फरमाइएगा, जिस तरह हाशमी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो बातें क्यों कर नहीं उस तरह से हो पा रही जिस काम के लिए वो मेंबरान कौमी असम्बली हो या मेंबरान ऐवान बाला हो, वो क्यों नहीं हो पा रहा। देखिए जी, हम तो छोटी पार्टी है, हमने भी हमेशा यही कहा, जिस तरह से हाशमी साहब ने कहा कि एनएफसी के हवाले से या दूसरे बहुत से ऐसी चीजें हैं जिस पर काफी तजादात है तो उनको हल करना चाहिए। और साथ साथ में मैं आपको ये बात बता दूं कि सीपेक जो पाकिस्तान की तरक्की का एक बहुत ही अहम राज है, उस सीपेक को भी हमने अपनी इस अनापरस्ती और एक दूसरे की जंग की वजह से बर्बाद करके रख दिया है। चीन के सफीर मुझसे मिले थे, उन्होंने वाज़ेह कहा कि जी पाकिस्तान हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है और हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि चाइना ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल कठिन वक्त में साथ दिया है। मगर हम जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सीपेक आपका
बलूचिस्तान से स्टार्ट होता है। सीपे का अगर आप से नाम लेते हैं तो ग्वादर आपके जहन में आता है। मैं खुद गया हूँ जी, मैंने सबसे पहले प्रोग्राम ही मैंने चाइना से चला था और मैं ग्वादर तक पहुंचा था इस सीपेक के ऊपर। जैसे आपको फैजी साहब पता है, आप खुद ग्वादर गए होंगे, अभी तक ग्वादर में आपने पोर्ट तो बना दी मगर ग्वादर के लोकल लोगों को अभी तक पीने का पानी मैसर नहीं। पुराना अभी बारिश हुई थी तो वो जो ग्वादर यस, बड़ा अफसोसनाक मरला था। यस, वो भी फैला। अब हम ये इसी चीजों में अब 60 अरब डॉलर की हमने सरमायाकारी की है सीपेक के हवाले से। 60 अरब डॉलर में से जो बलूचिस्तान में जो खर्च हुए हैं कि 1 से 2 अरब डॉलर खर्च हुए। तो आप ये चीजें हमें अब वो सूबाइयत से निकलकर हमने वसी पैमाने पर सोचना है। Yes. यदि अगर हमने तो ये चीजें हमने एज ए पार्लियामेंटेरियन हल करनी है और हमारे रास्ते में बहुत ही रुकावटें हैं। यकीनन सबको मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया जनाब दिनेश कुमार आपका, बहुत शुक्रिया जनाब रेहान हाशमी आपका, बहुत शुक्रिया अंजम वकील खान साहब आपके तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, यहाँ मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक सवाल रखेंगे हम पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब कमर ज़मान कायरा साहब के आगे कि आखिर ये जो अरकान पार्लियामेंट है इनका काम नालियाँ साफ़ करवाना नहीं है, कानून साजी है। कब ये जाके सोच बदलेगी, कैसे होगा सब कुछ। और अगर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि बानी चेयरमैन PTI उनकी अहलिया पे और जवाब में अगर ये बात सामने आ रही तो क्यों कर हम छोटे छोटे मसाइल में उलझा रहे हैं मामलात को और असल जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस नहीं कर रहे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। केसरिया बालमा मुझे पधारो पधारो मारा देश देश रे पधारो मारा देश। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह ये बात हुई कि पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी अहमियत वो मज़ीद बढ़ने लगी है। एक जानिब सऊदी अरब, वहाँ के वफूद का आना, वज़ीर आज़म का पहले जाना, फिर वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं, फिर सऊदी वली अहद आएंगे। इसी तरह ईरानी प्रेसिडेंट वो भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए हैं और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो तजारती हुजम है वो 10 अरब डॉलर के करीब। इसी तरह आज इस्लामाबाद में बात हुई वज़ीर कानून की जानिब से कि मिसिंग पर्सन का मामला बड़ी जहते रखता है और इसमें कुछ चीज़ें दुरुस्त भी होती हैं और कुछ चीज़ें हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हमें ईरान के मामले पे नज़र आए, कुछ अफ़गानिस्तान चले गए और फिर कुछ तो बैरून मुल्क चले गए हुए हैं, यहाँ से फ़रार हो चुके हुए हैं, वो भी मिसिंग पर्सन के खाते में डाल दिए जाते हैं और फिर तनकीद होती है। इसी पे बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, ख़ास तौर पे इन दिनों जब सऊदी अरब की जानब से सरमायाकारी, ईरानी प्रेसिडेंट का आना, जनाब सदर मुमलिकत से मिलना, वज़ीर आज़म से मिलना, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के दरमियान भी ताल्लुकात में गर्म जोशी आ रही है, इन हालात में दरूने खाना जब तनकीद की जाती है या एक सूबे से ललकारा जाता है तो ये कितना ज़हर कातिल है मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से? फैजी साहब, ये किसी एक सूबे का इशू नहीं है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान एक मुश्किल हालात में है और इस वक्त सऊदी हुक्मरानों का पाकिस्तान को हमेशा से वो सपोर्ट करते हैं। इस वक्त हमें वो सपोर्ट फराहम करना और वज़ीर आज़म साहब का पहले भी गुफ्तगू चल रही थी, अब वज़ीर आज़म साहब के दौरे के बाद फौरी तौर पे एक सैराती वफद का आना और यहाँ के कुछ मुआहदों पे दस्तखत करना, जिससे एक बेहतरी के आसार पैदा हुए हैं। अभी इसके अंदर और बड़ी सूरत से मामला चल रहे हैं। ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा भी बड़ी अहमियत का हामिल है और इससे भी खित्ते में
कोऑपरेशन के बेहतर असरात पैदा हो सकते हैं। बहुत सारी रुकावटें भी मौजूद है इसके रास्ते में, लेकिन यहाँ तक ताल्लुक मुल्क के अंदर जारी बेचैनी से है, या असल में एक फरीक इस वक्त खुद यानी पीटीआई जो है जी वो खुद अपने हाथों से अपने लिए जो अजाब खड़े कर चुकी है, वो इस गर्दाब में फंसी है कि वो निकले कैसे। और वो समझते हैं कि जिस तरह लड़ाई और तसादम से आज तक उन्होंने फतह हासिल की या उन्होंने कामयाबियां पाई हैं या वो लोगों की नजर में जिंदा रहे हैं, यही अमल जारी रहे, भले उसका शिकार मुल्क की इकोनॉमी हो, मुल्क की खारजा पॉलिसी हो। तो उनको ये समझ नहीं आ रही कि सियासी लड़ाइयों को जो अंदरूनी मुल्क की लड़ाइयाँ होती हैं और सियासी नौयत की होती है, उसको पाकिस्तान की सालमियत के साथ जुड़े मामलात में लेके नहीं आना चाहिए। उनको अलग रख के इसके अंदर बातें करनी चाहिए। उसके ऊपर अपना अपना नुक्ता नजर हो सकता है, नुक्ता नजर के ऊपर तनकीद हो सकती है, लेकिन ऐसे इकदाम जिससे मुल्क की सालमियत या मुल्क के मफाद के ऊपर ज्यादा आए वो नहीं उठाने चाहिए। बाकी उनका एहतजाज करना या इख्तलाफ करना ये उनका हक है। वो समझते हैं कि हर हाल में हर चीज की मुखालफत करनी और तानो तशनी और गाली गलौज जो है ये कामयाबी की दलील है। ये तारीख में तो हमेशा दलील नहीं चली, मुस्तकिल तो ये नहीं होती। हाँ, वक्ती उभार इसके जरूर होते हैं कि जब कभी झूठ का, जब कभी तशद्दुद का, जब कभी जुल्म जबर का, ये भी जुल्म जबर की एक तरीकाकार है, इसको जब उभार मिलता है तो कुछ अरसे के लिए ये बड़ा पॉपुलर और कामयाब होता है। और आजकल सोशल मीडिया ने जिस तरह हमारी जिंदगी बना दी है, इसमें ये हमें बड़ा पॉपुलर लग रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है ये कोई मुनासिब उनके लिए भी नहीं है, दूररस और मुल्क के लिए भी नहीं। अच्छा कारा साहब, ये अगर बात ये कर ही रहे हैं हम, तो ये मोहतरमा बुशरा बीबी के हवाले से कि उनकी जान को ख़तरा, आज ये कह दिया गया वज़ीर इत्तलात की जानब से कि रिपोर्ट्स तो ये आ रही हैं कि वो माशाल्लाह सेहतमंद हैं। इन चीज़ों को इस्तेमाल करना और जज्बाती करना, जो लोग हैं जिनकी ब्रेन वाशिंग हो चुकी हुई है, उनको कैसे समझाया जाए। और अभी आपने सोशल मीडियम का जिक्र किया, सोशल मीडिया का जिक्र किया, पूरी दुनिया इससे बड़ी आवाज़ार हुई है कि हमारे मीडिया हाउसेस भी अब कायरा साहब वो फेक न्यूज़ को सोशल मीडिया के किसी चीज़ को लेके वो चलने लग गए हैं। इसका हल कैसे निकालेंगे? सनसनीखेजी है ना जी, लोग भी सनसनीखेजी को पसंद करते हैं और सनसनीखेजी ज्यादा बिकती है। ये पहले से भी था, अब जरा ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया। जहां तक ताल्लुक बुशरा बीबी का है या उनके बाकी लोगों का, बुशरा बीबी का अगर उनको कोई खदशा है, उनकी जान को खतरा है, तो ये नहीं समझ आती कि उनकी जान को किससे खतरा है और क्यों खतरा है। ये कहा जाए कि उनके लीडर को खतरा है तो समझ आती है बुशरा बीबी को क्या खतरा हो सकता है, लेकिन अगर खतरा है तो जिनके इस वक्त जिनकी कैद में है, जिनकी कस्टडी में है, उनके लिए भी एक मसला है और ऐसे खतरों से वो वाकिफ है। जिन दोस्तों को ये एहतमाल है कि उनकी जान को खतरा है, वो चाहते क्या है, पहले ही उनके इस खदशे के पेश नजर उनको उनके घर में रखा गया, उनके कहने पे रखा गया। अब अगर जेल में रखना है तो जेल में रख के तो जेल के कानून चलेंगे ना, वहां आपको एक हद तक, बल्कि आपको तो बेहद फैसिलिटीज दे दी गई। इससे पहले भी मुल्क के हुक्मरान जो साबिक हुक्मरान थे, मौजूदा हुक्मरान भी बन गए हैं, वो भी जेलों में रहे हैं, उनको तो इस तरह की फैसिलिटीज नहीं दी गई थी, दी गई हैं फैसिलिटीज। लेकिन अगर किसी को खदशा है तो उसका कोई इजहार कर रहे हैं, उसका इलाज करना चाहिए। और ये जमा खातर रखे कि जो हुकूमत वक्त होती है उसके ऊपर भी ये बर्डन होता है, लेकिन इसकी बुनियाद पे आप खसूसी रियायतें तस्लीम कर डिमांड करें या जेल से बाहर आना या आपके खिलाफ केसेस का इजरा खत्म करना डिमांड करें, ये तो नहीं, कानून नहीं इसकी इजाजत है। अच्छा कारा साहब, इस वक्त चूँकि तमाम सूबों में मुख्तलिफ जमातों की और मिली जुली भी हैं, बास बलूचिस्तान में देखा जाए तो क्या ही खूबसूरती ना होगी कि हर सूबा अपनी कारकर्दगी और उसमें मुसाबकत ले जाने की दौड़ में शरीक हो। कैसे देख रहे हैं, जैसे मैं पिंक वो बसेस का देख रहा था सिंध के अंदर, और अदी तालपुर साहिबा के कहने पे 2 महीने फ्री ख़वातीन के लिए सफ़र है। फिर पंजाब में रोटी का मामला 16 रुपए की, मरी के प्रोजेक्ट्स में अभी देख के आ रहा हूँ जो वहाँ पे हो रहे हैं। क्या ही बेहतर ना होगा, क्या मशवरा देंगे तमाम सूबों को आप?
यकीनी तौर पे जी हर सूबाई हुकूमत की अपनी प्रायोरिटीज हैं, वो अपने सूबे के मामलात को देखते हुए, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए उस पर आगे बढ़ सकती है। बलूचिस्तान की अपनी ज़रूरतें होंगी, केपी की अपनी होगी, बाकी सूबों की अपनी है। तो यकीनन कारकर्दगी, अहदाफ क्या होने हैं, प्रोजेक्ट्स क्या होने हैं, ये अलग बात है, लेकिन कारकर्दगी में मुकाबला होना चाहिए। यही जमहूरी कदरों का हुस्न होगा। और मेरा ख्याल है मुआशरा भी इस तरफ सफर कर रहा है कि अब आस्ता आस्ता लोग इसी को बुनियाद बना के हमें वोट देंगे। ये जो खाली जज्बाती फिजा के अंदर वोट देने का तस्वर है, शायद ये ज़्यादा अरसा न चले। खैर साहब, अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें कौमी असम्बली में भी पीपल्स पार्टी की भी और एक दो जो है वो मुस्लिम लीग नून ने भी जीती। इस पे भी पीटीआई कह दिया जी, वो बड़ी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जी ये भी ट्रेलर चला है और फिर ये भी इसमें भी बड़ी बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं और जुर्लू फिरे हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए उनके पास और है ही क्या कहने को। एक तो ये है कि वो पिछले इलेक्शन को भी कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सारा ही इलेक्शन ऐसे हुआ है, जहां से वो जीते उसको भी वैसे ही कह रहे हैं और जहां से दीगर जमातें जीती हैं उनको भी वो वैसे ही कह रहे हैं। यदि कुछ इलेक्शन तो वो है ना जहां पे बाकी जमातें जीती हैं, इनको वो भी मानते हैं कि हाँ जीती है, लेकिन उनके मैंडेट को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि ये बाई इलेक्शन के अंदर वोट कैसे पड़ गए और क्या हो गया। एक ना बड़ा सब बाकी फैक्टर्स भी होते हैं, मैं उसे इनकारी नहीं हूँ। हमें ग्रोइंग डेमोक्रेसी है, बड़े सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जो हुकूमतें बन जाती है ना, उन हुकूमतों के बने होने के बाद इलेक्शन जब आते हैं तो लोग हुक्मरान जमातों को वोट देते हैं, इसलिए कि बात हो जाता है जनरल इलेक्शन में ये वाजे नहीं होता कि कौन सी जमात हुकूमत बनाएगी। और यहाँ ये वाजे है कि जो हुक्मरान जमात है उसका कैंडिडेट जीतेगा तो हमारे हल्के के काम कराएगा, ये नौकरियां, ये गलियां, ये नालियां, ये गैस, ये बिजली, इसके मंसूबे लाएगा जो हमारी जिंदगी में आसानियां पैदा करेंगे। ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत का एक लाजुम व मंसूब बना बैठा है, ये खत्म होना चाहिए, लेकिन इस वक्त तो है। तो उसकी बुनियाद पे लोग बहुत हद तक अपना ओपिनियन बनाते हैं कि भाई जिस जमात की हुकूमत है अगर आप उसके नुमाइंदे को चुन लेते हैं तो फिर वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करा सकता है। अपोजिशन वाला तो अपोजिशन में बैठेगा, काम नहीं होगा। तो ये भी एक कंसिडरेशन होगा। अच्छा कारी साहब, ये फरमाइए, अभी आपने खुद ही बात कर दी कि जी ये नालियाँ बनवाएगा, ये हमारे मसले हल करेगा। मुझे एक समाजी लेवल की मैं बात ये करने लगा हूँ कि एक तो ये है कि हम खुद इनफरादी सतह पे या महल्ला लेवल, टाउन लेवल, हम बैरून मुल्क की बड़ी मिसालें देते हैं। वहाँ नेबरहुड वॉच है, सफाई का खुद ख्याल रखा जाता है। हम मुआशरे में उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहे। वो मस्जिद मकतब से क्या आवाज़ आनी चाहिए, वो आप जैसे रहनुमाओं को क्या गुफ्तगू करनी चाहिए हर वक्त सियासत की बजाय। और दूसरा मुझे ये बताइए कि क्या अरकान पार्लियामेंट का काम नालियाँ साफ़ कराना या पॉलिसी बनाना है, कानून साजी है? कब तक ये रुझान बदलेगा एक्सपेक्टेशंस का कि मेरी नाली ठीक करा दो जी? फैजी साहब, जहां तक ताल्लुक डेवलपमेंट का है, एक तो ये किसी एक कानून के तहत तो नहीं बदल जाएगा एक दिन में, एक हुकूमत के अंदर। इट विल टेक टाइम। ये खराबी हमारी जड़ों में बस चुकी है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे डेवलपमेंट के काम वो होते हैं जहाँ पे मेंबरान का इंटरवेंशन मजबूरी हो जाता है, जिस तरह आपदा के या सुई गैस के कामों में। ये जो बड़ी सड़कें हैं, अगर हम ये वो नहीं करेंगे तो बड़ी सड़कें तो लोकल गवर्नमेंट नहीं करती। बड़ी सड़कें जो होंगी उनका काम या इंफ्रास्ट्रक्चर के दीगर बड़े प्रोजेक्ट्स का काम तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही करेंगी। और उन गवर्नमेंटों के अंदर जो आवाम के नुमाइंदे होते हैं वो एमएनए एमपी ही होते हैं, तो उनको बिल्कुल डेवलपमेंट से कता ताल्लुक हो जाना और बात है। लेकिन ये जो माइक्रो लेवल पे काम है, जब हम अपना लोकल गवर्नमेंट का एक फाल निजाम देंगे, उसको चलने देंगे, जिसके बगैर जमहूरियत मुकम्मल नहीं होती, ये उनका काम है। और हम भी डरे हुए हैं कि जी लोग वोट इस बात को देते हैं कि आपने गली बनवाई कि नहीं, नाली बनवाई कि नहीं। अब एक तब्दीली का आसार है कि लोग इस अमल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे। और जमहूरियत मजबूत तभी होगी जब लोग इस बात से उठ के असूलों के बुनियाद पर वोट देंगे, वही एक जमहूरी अमल सही मानों में आगे बढ़ पाए। अच्छा कारी साहब, गवर्नर पंजाब के हवाले से पीपल्स पार्टी के वो हिस्से में आया था जो मामलात में, तो आपका भी नाम आ रहा था, बाकी भी नाम आ रहे थे, तो उसमें क्या अभी तक रुकावट क्या है? क्यों नहीं तुसी गवर्नर हाउस बह रहे?
मुल्क के चारों सूबों के गवर्नर्स की तब्दीली का फैसला था। अब वो जो गवर्नर का ओहदा असल में फैजी साहब ऐसा होता है ना जिसके लिए कोई मुद्दत नहीं है। जिस तरह एमपीए, एमएनए, सेनेटर या चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, सदर, इनके जो ओहदे होते हैं ये इनकी मुद्दत होती है। इतनी मुद्दत बाद इलेक्शन होगा, इलेक्शन के इतनी मुद्दत बाद हलफ होगा, इतनी मुद्दत बाद वजीर आजम वजीर आला बनेंगे, कैबिनेट बनेगी, इतने अरसे के बाद सदर का इंतखाब होगा। ये सारी चीजें जो है ये आइन और कानून में तय है। गवर्नर का जो ओहदा है ये वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे, इसका कोई ओहदा, इसके मुद्दत तय नहीं है। अच्छा, लिहाजा इस वक्त हमारे ही गवर्नर बैठे हैं, अब बाकी सारे काम हो गए, मेरे ख्याल है अब गवर्नर्स की तकर्री भी चंद दिनों में हो जाएगी। अच्छा खैर साहब, चले आखिर में मुझे ये बताइएगा, मैं बड़ी मोहल्ला लेवल की मैंने पहले भी बात की, एक जो हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन तो है ही बेरोज़गारी महंगाई की वजह से, लेकिन ये जो अंदाज़ तखातुब संभल नहीं पा रहा, बच्चा बच्चा जो है ओए तोए पे आ गया है, और माजरत के साथ कि हमने यू का मतलब तुम ही तो हो रख लिया है, आप नहीं रखा, वापस आप जनाब पे कैसे जाएंगे? मुश्किल सा काम है। कौम की बिगड़ी हुई आदतें बदलना बहुत मुश्किल है। इंडिविजुअल की आदतें आसानी से तब्दील हो सकती है, कौमों की आदतें तब्दील करते हुए बहुत मुश्किल होता है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है, और ये कोई अचानक किसी एक जमात के ऊपर इल्जाम लगाए तो दुरुस्त नहीं है। ये एक माजी बैद से ही ऐसा होता आया है। असल में तो जब आपके मुआशरे के अंदर इंसाफ का बोलबाला होगा, जब मेरिट आ जाएगा, लोग कानून का एहतराम करना शुरू करेंगे, तो फिर एक तरफ ये एहतराम का एलिमेंट जो है ये भी आएगा। अदरवाइज अगर अब्यूज ही हो रहा है, अगर आइन अब्यूज हो रहा है, कानून अब्यूज हो रहा है, रवायतें अब्यूज हो रही है, तो ये जो रोजमर्रा की जबान है ये खाली मौलवी साहबान के या असातिज़ा के, सियासतदानों के या जजेस के कहने पे तो ठीक नहीं हो जाएगी। ना ये जबर से ठीक हो सकती है, ना ये दर्ज देने से ठीक हो सकती है। इसके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट होनी चाहिए, और फिर उस पर बाकी लोगों की अकली फिक्री कोशिश होनी चाहिए, एक समाजी तय। और मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर सियासी जमातें बहुत हैं, सियासी तहरीकें बहुत हैं। अब हमें समाजी और मुआशरती तहरीकों की भी जरूरत है, जो लोगों के अंदर बेहतर रवाज, बेहतर आदतें, बेहतर चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश करें। ऐसा वैसे मुमकिन है? कब तक वैसे मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी भी वजारतें ले लेगी, हुकूमत का बाकायदा हिस्सा बन जाएगी? कोई इस पे हमारा तो, हमारे पास ना तो ये एजेंडा आइटम है, ना इसकी कोई तजवीज़ है। हमारी पोजीशन इस वक्त वही है जो हमने ऑलरेडी स्टेटेड है। इसमें अगर कोई तब्दीली होगी तो हमारी सीईसी बैठ के इसके ऊपर फैसला करेगी, अगर कोई तजवीज़ आएगी। अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक तो कोई तजवीज़ भी अच्छी नहीं है। तजवीज़ नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब कमर ज़मान कहरा आपके वक्त का। नाज़रीन, हमने बहुत सारी बातें की और नतीजा यही है, जिस तरह भी कायरा साहब भी, दीगर मेहमान भी ये कह रहे थे, तहज़ीब, तमद्दुन, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की इज़्ज़त करना। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। बहुत सारी चीज़ें पसंद है अल्लाह के कलाम में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में, लेकिन जो अपने से बड़े की इज़्ज़त नहीं करता, छोटे पे शफ़क़त नहीं करता, फ़लैसा मिन्ना, फतवा है, हम में से नहीं है। खुदा का वास्ता है, जितने भी अकाबरीन हैं, जितने भी अहले सियासत हैं, जितने भी वो जर्नलिस्ट हैं, वो जज हैं, वो जर्नैल हैं, वो वकला हैं, वो हकीम हैं, वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं, वो कंडक्टर है, वो ड्राइवर है, वो सवारी है, खुदा रहा, इस पर अमल कर लें, बहुत सारी आलूदगी से पाक हो जाएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।